Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. The first article हम संचार साथी ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे. देन हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल के बारे में बात करेंगे. सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट इंडियन ओशन के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में कोसी रिवर के बारे में बात करेंगे. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखिए, पहले आर्टिकल में रिसेंटली गवर्नमेंट ने 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी की अंडर टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स, जहां पर एक प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपके फोन्स में अब से हुआ करेगा. चाहे आप नया फोन ले रहे हैं या आपके एग्जिस्टिंग फोन को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट किया जाएगा, जिसमें ये जो ऐप है आप इसे ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना डिसेबल, और ना ही आप इसे रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे. तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये कहना है कि भाई इंडिया के अंदर लास्ट ईयर 30,000 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड हुआ था एंड हम ऐसी चीजों को रोकना चाहते हैं. अब जनरली इसमें क्या होता है कि जो फोन चोरी हो जाते हैं उनको कई तरह की इलीगल एक्टिविटीज में यूज किया जाता है. तो इसमें एक यूनिक IMEI नंबर होता है. आप इससे अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं. साथ के साथ अगर आपका फोन आप रिकवर कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसको वापस से अनब्लॉक भी कर सकते हैं. देन यू कैन नो हाउ मेनी कनेक्शंस आर इशूड ऑन योर नेम. और इसमें फायदा ये होता है कि अगर आपके नाम पे कोई गलत कनेक्शन इशू है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं. चक्षु इसका एक स्पेशल फीचर है, जो सस्पिशियस कॉल मैसेज जो भी आपके पास आएगा आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. यानी IMEI नंबर कई बार इसे कई टेरर ग्रुप या ऑर्गेनाइज क्राइम में यूज किया जाता है टेम्पर करके. तो उसको रोकने का हमारा फोकस है. फेक हैंडसेट्स को रोकने का हमारा फंक्शन है यहाँ पे एंड साइबर फ्रॉड्स को रोकने का फंक्शन रहेगा. तो प्री इंस्टॉल रहेगा. 90 दिनों के अंदर सभी डिवाइसेस पे ये अब इंस्टॉल हो जाएगा एंड 120 दिन के अंदर सभी कंपनीज को इसके कंप्लायंस के बारे में रिपोर्ट करना होगा. वैसे अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज करोगे तो मतलब जब ये प्री इंस्टॉल आएगा तो इसमें आप इसके फंक्शंस को डिसेबल नहीं कर सकते. एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो पहली बार ऐसा देखने को मिला कि गवर्नमेंट ने किसी ऐप के थ्रू कोई मेजर पुश किया हो. अब राइट टू प्रिवेसी जो आपका फंडामेंटल राइट है अंडर लाइक आर्टिकल 21, जो कि पुट्टू स्वामी जजमेंट से आया था, तो कहा जाता है कि इसमें कुछ फैक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाता है कि भाई लीगैलिटी है क्या. अगर आप किसी की प्रिवेसी ब्रीच कर रहे हो तो यस, वैलिड लॉ है, लेजिटिमेट पर्पस, सिक्योरिटी है, फ्रॉड प्रिवेंशन है. एंड यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी की बात की जाए तो लीस्ट इंट्रूसिव मेथड है जिसके थ्रू आप इन चीजों को अचीव कर सकते हैं. मोर ओवर अगर हम बात करें प्रोसीजर की तो ओवरसाइट, रेमेडीज और डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर आपको फोकस करना होता है. देखिए, वैसे अगर इस लॉ की बात की जाए, मतलब इस जो नोटिफिकेशन की बात की जाए, तो इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है. मतलब अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिसके थ्रू इसे आपने लीगल बैकिंग दी हो. एंड इसका जो एम है वो थोड़ा आप ये कह सकते हो कि ब्रॉड एम है. कहीं ना कहीं सर्वेलेंस का भी एक खतरा यहां पे देखने को मिलता है. तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ के अंडर अगर हम बात करें, जो आपको यहां पर फ्रीडम दी गई थी उसको यहां पर रिस्ट्रिक्ट किया जाने की कोशिश देखी जा रही है. तो कहते हैं कि भी देखो, यहां पर जो ये ऐप है ये आपकी जो आप कॉल करते हैं उन सबको ये रिकॉर्ड करेगा. एक्टिव नंबर रीडिंग होगी इसमें. एसएमएस को ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को रजिस्ट्रेशन के लिए. आपकी कॉल और मैसेज लॉग को ये रीड कर सकता है. आपकी जो फोटोज है, गैलरीज है, उसको एक्सेस कर सकता है. कैमरा को एक्सेस कर सकता है. तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सर्वेलेंस के लिए भी यूज हो सकता है. एंड इसमें बहुत ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे परमिशंस दी गई हैं. तो कॉल लॉग को लीक करना, फोन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, पिक्चर्स और वीडियोस को रीड करना, एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड करना, ये कहीं ना कहीं फ्रॉड रिपोर्टिंग के बियॉन्ड जाता है. एंड ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है बिकॉज अल्टीमेटली आप किसी भी पर्सन का पोटेंशियल प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं. एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके जो भी लाइक आप कह सकते हो कि प्रिवेसी है, आप उसको ब्रीच कर सकते हैं. तो इसमें यूजर के राइट को आपने क्लियरली नहीं बताया कि भाई क्या करेक्शन, डिलीशन और एक्सेस यहाँ पे यूजर के पास रहेगा. डाटा कितने समय तक के लिए रिटेन रहेगा ये भी नहीं आपने बताया. एंड यहाँ पर ऑप्ट आउट का मैकेनिज्म नहीं दिया कि मैं इसको नहीं इंस्टॉल करना चाहता तो क्या मेरे पास ये ऑप्शन होगा. तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया. एंड यहाँ पे वैसे तो जो ऐप स्टोर है वहां पे ये कहा जा रहा है कि कोई डाटा आपका कलेक्ट नहीं किया जाएगा, बट एक्टिवली अगर हम देखें नंबर्स, लॉग और इन सबको ये कलेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है. तो कहा जाता है कि भाई देखो,
गूगल और एप्पल जो है ये कहते हैं कि भाई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल के ऊपर इससे असर पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं ये यूजर्स का हमारे ऊपर ट्रस्ट को भी इरोड करेगा। तो यहाँ पे जरूरत यह है कि एक लीगल बैकिंग के साथ इस प्रोविजंस को लाया जाए जहां पे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए। यहाँ पर अनइंस्टॉल और डिसेबल करने के फीचर को भी आपको देना चाहिए, यानी एक कंसेंट यहाँ पे होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होना चाहिए ताकि आप यूजर्स की जो ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस कर सके। आप पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर फोकस करो जहां पर अवेयरनेस कैंपेन आप लॉन्च करो। प्रिवेसी बाय डिजाइन होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नहीं। तो यहाँ पे आप लिमिटेड कीजिए जो आपने यहाँ पे परमिशन देने की बात की है, और ट्रांसपेरेंसी को भी यहाँ पे आपको प्रमोट करना चाहिए। अब बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि 2025 में कई स्टेट्स के अंदर आपको जो इलेक्टोरल रोल है उसको अपडेट करने की एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। ये एक टाइम बाउंड डिटेल्ड आपकी इलेक्टोरल रोल का रिवीजन है जो कि बियॉन्ड रूटीन जो आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो मेजर चैलेंजेस हमारे सामने क्या आते हैं कि जो इलेक्टोरल रोल है टाइम एंड अगेन चेंज होता है बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन, डिलिमिटेशन, और कई बार कुछ क्वालिटी के ऊपर भी इशू रहते हैं। अब जैसे 2003-4 की बात की जाए तो वहां पे जो इलेक्टोरल रोल क्रिएट किया गया था जो कि आपका बेस है वो प्रॉपर एक पेपर वर्क के थ्रू किया गया था। तो कहीं ना कहीं करोड़ एंड करोड़ की एंट्री है जो कि अभी तक मॉडर्न डिजिटल डाटा में कभी आई नहीं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वैसे तो काफी अच्छा सिस्टम है जहां पर ऑटोमेटिकली आप रजिस्ट्रेशन, डिलीशन, करेक्शन, माइग्रेशन सब कुछ कर सकते हैं। जैसे फॉर्म 6 है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म 7 ऑब्जेक्शन के लिए, फॉर्म 8 करेक्शन के लिए। बट अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये उन केसेस में इफेक्टिव नहीं है जो हमारे पास लेगेसी इलेक्टोरल रोल पड़े हैं। तो कहा जाता है कि भाई इससे आपकी क्वालिटी के ऊपर इलेक्टोरल रोल की असर पड़ता है, कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट है, एम्बिगियस है एंड इनकंसिस्टेंट है। तो लार्ज नंबर ऑफ एरर उसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब इससे जो आपका ये जो प्लेटफॉर्म है दैट इज इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम, आप इसको भी ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी आप एक प्रॉब्लम देखते हैं कि फुल्ली उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। मोर ओवर आपका जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी था कि पहले आप क्या करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो फिजिकल पेपर्स को, उन्हें अपडेट करते हो, ह्यूमन एरर, डिले और स्कोप ऑफ मिस रीडिंग यहाँ पर बहुत कॉमन था। तो कहते कि भाई इनकरेक्ट डिलीशन भी हो जाती थी, ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। वोटर को एक्सक्लूड करने के चांसेस होते थे कि भाई रॉन्गफुल डिलीट हो गया और डुप्लीकेशन एंट्री होगी या मिसिंग वोटर हो गया, और उसके बाद इंक्लूड करने के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी हुआ करता था। अब यहाँ पे कहा जाता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी एंड रियल टाइम ट्रैकिंग ना होने की वजह से अब जैसे जो पेपर बेस्ड एसआईआर अभी वोटर्स के साथ हो रही है, तो इसके लिए आपका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं है कि किस वोटर का आपका जो नाम है वो डिलीट हुआ, वो बहुत एंड स्टेज पे जाके पता लगता है, और उसके बाद जो प्रोसेस है ग्रीवेंस रिड्रेसल का वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कहा जाता है कि आप यहाँ पे क्या करो, फुली डिजिटलाइज करो अपने लेगेसी रोल्स को, आप रोबस्ट सर्च एंड वेरिफिकेशन टूल्स के को इंप्लीमेंट करो मल्टीपल लैंग्वेज में, और इजी ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करो जिससे आप वेरीफाई, सर्च एंड ट्रैक कर सको एप्लीकेंट्स को। मोर ओवर डाटा क्लीनिंग के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और इसमें ऑटोमेटेड चेक्स होने चाहिए जिससे आप रिमूव कर सके डुप्लीकेशन को भी, करेक्ट कर सके जो एरर्स हैं उनको भी। आप लीगली साउंड तरीके से आधार का यूज कीजिए जहां पर वॉलंटरी आधार बेस्ड या डॉक्यूमेंट बेस्ड आप वेरिफिकेशन करवा सकें। ट्रेनिंग और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करो बीएलओस की, एंड उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर कंटिन्यूसली फोकस करो। मेक श्योर आप ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे बिल्ड करें। अब बात करते हैं इंडियन ओशन सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के बारे में। अभी रिसेंटली 20 नवंबर को एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ जहां पर फर्दर इसको एक्सपैंड किया गया। सेशल अब एक फुल टाइम मेंबर बन चुका है। अब यहां पे इसकी शुरुआत जो हुई थी एक ट्रायलिटल ग्रुपिंग के थ्रू हुई थी जहां पर इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स आपकी 2011-12 में एक साथ आई। मरीन टाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म ये दो एरियाज में ये वर्क कर रही थी। एंड जब श्रीलंका और मालदीव्स में थोड़ी रजीम चेंज हुई तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं आपका आप कह सकते हो कि ऑफ रोड होगी। बट 2020 में एक बार फिर से इसको रिवाइव किया गया। अब इसके अंदर माइन टाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म के अलावा ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी को भी इसमें इंक्लूड किया गया। अब 2022 के अंदर आपका मॉरिशस ने इसको ज्वाइन किया था, बांग्लादेश ने 2024 में इसको ज्वाइन किया था, एंड सेशल अभी इसका फुल टाइम मेंबर बन गया। मलेशिया अभी एक और कंट्री है जो हो सकता है पोटेंशियल इसका मेंबर बने। तो कहते हैं कि भाई देखो ये आपका जो एरिया है ये क्रिटिकल सी लेन है, वेस्ट एशिया से ईस्ट एशिया में जो भी आपका एनर्जी फ्लो है और ट्रेड है इसी के थ्रू होता है। मोर ओवर लोकल कम्युनिटी जो ब्लू इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती है वो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एरिया के ऊपर। पायरेसी, टेररिज्म, इलीगल फिशिंग, ट्रैफिकिंग, मरीन टाइम, बाउंड्री डिस्प्यूट
एंड कहीं ना कहीं कंपटीशन इंक्रीज होना, इसकी वजह से इस एरिया में डेवलपमेंट थोड़ी स्टेगनेटेड आपको देखने को मिलती है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, आज की डेट में ये एक अच्छी उम्मीद जगाता है इंडो पैसिफिक एरिया में, कहीं जहां पर आप जियोपॉलिटिकल जो आपस में कंटेस्ट चल रहे हैं उसके विपरीत अब आप ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस एरिया में आपको एक पिवाइटल मोमेंट देखने को मिली है, जहां पर कंट्रीज एक ऐसे फ्रेमवर्क की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि इस एरिया की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा। तो कहा जाता है कि भाई देखो, ये इंडियन ओशन मरीन टाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक अभी तक जो फ्रेगमेंटेड अप्रोच देखने को मिलती थी, अब कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि भाई आपके पास छोटे छोटे बायलेटरल, मल्टीलेटरल या मिनीलेटरल आपके एग्रीमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, बट कोई कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच नहीं थी। तो यहाँ पे ये इंडियन ओशन के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा एंड लाइक माइंडेड कंट्रीज एक साथ यहाँ पे ऑपरेट करेंगी। तो कहा जाता है कि भाई इसमें मरीन टाइम सिक्योरिटी आपकी क्लोजली एक दूसरे के साथ ये ऑपरेट करेंगे, कोस्टल कम्युनिटी को इससे बेनिफिट होगा एंड जो डिसरप्शंस आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं इस एरिया में, वो डिसरप्शंस भी आपकी कम हो जाएंगी। तो मेंबरशिप एक्सपेंशन कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है। इंगेजमेंट और ज्यादा डीप होना, मल्टी डोमेन में जाना, वो भी एक अच्छी बात है। एंड कहीं ना कहीं इसमें इसके रोल की रिकॉग्निशन इंप्रूव होना, वो भी एक अच्छी बात है। बट चाइना फैक्टर को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया ये मानता है कि चाइना इस एरिया में एक ट्रबल मेकर है एंड कुछ कंट्रीज ये मानते हैं कि भाई चाइना आपका एक्टिवली इस एरिया को डेवलप करने में हेल्प करता है। ऑल्दो अगर हम बात करिए एनएसए लेवल पे वर्क करता है, तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट के हाई रैंक जो होता है, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनके लेवल पे ये मीटिंग नहीं होती, तो ये एक इसके अंदर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। मोर ओवर डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी, जैसे अभी आपको बांग्लादेश में रिजीम चेंज देखने को मिला, अब बांग्लादेश इसमें आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं, ये भी एक सोचने वाली बात रहेगी। बाकी आपको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, इसकी रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए। मेन टाइम कॉपरेशन को आप इंप्रूव कीजिए, ज्वाइंट एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। इंटीग्रेट करो सिक्योरिटी विद डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं ब्लू इकोनॉमी के प्रोजेक्ट्स आप लेके आओ, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो। चाइना फैक्टर को आप प्रेगमेटिकली कहीं ना कहीं लाइक हैंडल कीजिए, जहां पे आप ये कह सकते हो कि ब्लॉक बेस्ड आप एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करें। अब बात करते हैं कोसी रिवर की। कोसी रिवर जो कि बिहार के अंदर एक मेजर सरदर्दी बनी हुई है। अभी कहा जा रहा है कि भैया कोसी रिवर के ऊपर आपको जो लिटरल मूवमेंट है वो देखने को मिल रही है एंड जिसकी वजह से जो एम्बार्कमेंट यहां पे देखने को मिल रही थी, आने वाले समय में उन एम्बार्कमेंट को ब्रीच करके हो सकता है फ्लडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिले। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन होता है, ये अलुवियल मेगा फैन क्रिएट करता है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एंड 250 सालों में पिछले 100 बार से ज्यादा इसने अपने रास्ते को बदला है। तो कोसी रिवर अगर आप देखें तो ये वन ऑफ द रिवर है जो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आता है, और इसके अंदर आप जो स्ट्रक्चरल फ्लड कंट्रोल है 1954 में स्टार्ट हुआ था, और इसमें एम्बार्कमेंट के ऊपर और बैरकेजेस के ऊपर फोकस किया गया था। इंडिया नेपाल के बीच में एक कोसी एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू एक भीमानगर बैरकेज आपका बिल्ड किया जाता है और उसके बाद एम्बार्कमेंट बिल्ड की जाती है। बट ये अगर आप देखें तो फिर भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, बिकॉज 1963, 87 एंड 2008 में आपको फ्रीक्वेंटली एम्बार्कमेंट के फेलियर देखने को मिलते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई सेडिमेंट्स जो हैं वो इन जो रिजर्वायर या आप कुछ भी यहां पे बिल्ड कर रहे हो उनको लाइक फिल कर देती है, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है एंड ये कहीं ना कहीं सराउंडिंग प्लेन्स के अंदर सडनली एकदम से वाटर रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनती है, जिससे लार्ज स्केल आपको सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने को मिलता है। सैंड की डिपोजिशन, वाटर लॉगिंग एंड क्रॉप की डिस्ट्रक्शन की वजह से आपको क्रॉनिक मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलते हैं इस एरिया में। जो डेवलपमेंट है इस एरिया में इस वजह से पहुंच नहीं पाती है। एंड मोर ओवर यहां पर कोसी रिवर की बात करें तो उसका नेचुरल बिहेवियर यही है कि वो फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करती है एंड कहीं ना कहीं ये हमारी जो अंजम्पशन है कि भाई ये परमानेंटली एक जगह पे कन्फाइंड है, ये गलत है। कहा जाता है कि भैया देखो, आपके जो मेगा प्रोजेक्ट हैं जैसे सप्तकोशी हाई डैम है या कोशी मेची रिवर लिंक है, कहते हैं इनका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कोसी रिवर अपना जब भी स्ट्रीम चेंज करेगी तो इससे बहुत ज्यादा आपको सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट देखने को मिलेगी इन सब चीजों की, क्योंकि रिवर आपकी जब रास्ता बनाएगी तो इससे फ्लडिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो कहा जाता है कि भैया रिवर बेस आप साइंस को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि डायनामिक सेडिमेंटेशन को आप इसमें इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, जिसमें कि किस लेवल पे ये अपना लोड सेडिमेंट लेके आ रही है आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। एंड मोर ओवर नेपाल और इंडिया के बीच में हाइड्रोलॉजिकल डाटा का बहुत लिमिटेड आदान प्रदान है, ये भी एक प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि भाई देखो, लिविंग विद फ्लड फ्रेमवर्क को आप अपनाइए, जहां पर आप रिस्टोर करते हो फ्लड प्लेन्स को एंड इससे कहीं ना कहीं आपकी क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप की और ज्यादा आपको फोकस करना होगा।
मोर ओवर आपको नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने होंगे, फ्लड जोनिंग करो, रिस्ट्रिक्ट करो अर्बन लैंड रेगुलेशंस को, एंड मोर ओवर अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करो, रीअसेस करो अपने स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, जैसे आपने इतने बड़े बड़े इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट या आप लाइक डैम्स क्रिएट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। मोर ओवर कम्युनिटी सेंटर, आप डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो, जहां पर आप रिलीफ, अडेप्टिव लाइवलीहुड और इवन मॉनिटरिंग के ऊपर फोकस करो, एंड रियल टाइम बेसिस पे डाटा शेयरिंग के ऊपर फोकस करो विद नेपाल। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप इन प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल एक बार नई डिस्कशन के साथ मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।